हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स बताया सबसे पहले, और मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करा है, ह्यूमन एक्टिविटी को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये कुछ टॉपिक्स मैंने वहाँ पर आपको क्लियर करे हैं। उसके बाद मैंने वहाँ पर आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, दो ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बताया है और उनका मीनिंग और उनके एग्जाम्पल वहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं। तो मैंने ये रिकैप कर दिया पिछली वीडियो का, और मैं इसलिए आपको बोलने जा रहा हूँ क्योंकि अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो उसका कंटिन्यूइंग पार्ट है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला पॉइंट हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग में डिफरेंस देखेंगे, मतलब दोनों का मीनिंग पढ़ेंगे और डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जो भी डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा वो डिफरेंस जो है रेड कलर से मैं मार्क करूंगा और आपको पता लग जाएगा कि क्या दोनों के अंदर अंतर है। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी एक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी एक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है। ब्रांच से मेरा मतलब है पार्ट, जो स्टडी करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, और ये भी स्टडी करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को। प्रॉब्लम दो प्रकार की होती है, प्रॉब्लम्स को आप इशू, इकोनॉमिक इश्यूज भी कहते हैं, स्केर्सिटी और चॉइस, जिसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बताया। रिलेटिंग टू इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, किससे रिलेट है? इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का रिलेशन किसके साथ है? इंडिविजुअल यूनिट के साथ। एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, मतलब एक कंज्यूमर जो डिमांड करेगा, एक प्रोड्यूसर जो सप्लाई करेगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये जो है इंडिविजुअल के ऊपर डील करता है। अब आप पूछोगे कि ये मैंने अंडरलाइन किया क्यों किया? क्योंकि ये डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि यहां पर बात हो रही है इकोनॉमी एज अ होल की, मतलब यहां पर बात होगी एग्रीगेट लेवल की। किसकी बात होगी? एग्रीगेट लेवल की, क्योंकि ए से हमारा मतलब है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब टोटल, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं टोटल लेवल को, इकोनॉमी एज अ होल लेवल को, कंट्री लेवल को। तो यहां पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू पे रहता है कि कंट्री लेवल पर हम सोचते हैं, कंट्री की जो गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग करती है, जो डिसीजंस लेती है, वो मैक्रो लेवल डिसीजंस होते हैं, और जो हम इंडिविजुअल लेवल पर डिसीजन लेते हैं वो माइक्रो डिसीजन होते हैं। तो ये हमारा मीनिंग के हिसाब से जो डिफरेंस है वो ये है कि कंक्लूड कर रहा हूं मैं कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट कहाँ डील होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मतलब उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उससे रिलेटेड इश्यूज कहाँ डील होते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। पर मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है कौन से इश्यूज को? इकोनॉमी एज अ होल, कंट्री लेवल पे डिसीजन मेकिंग करनी है, उसका सारा का सारा उस रिस्पेक्ट में सब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कवर होगा। अब आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बात करता है इकोनॉमिक वेरिएबल्स की। अब आप पूछोगे इकोनॉमिक वेरिएबल्स का मतलब क्या है? इकोनॉमिक वेरिएबल्स को समझने के लिए हम यहां पर इसको समझेंगे डिटेल में। इकोनॉमिक वेरिएबल का मतलब कुछ एग्जाम्पल्स, वेरिएबल्स का मतलब जो चीजें डील होती हैं किसमें? इकोनॉमिक्स के अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो कौन कौन सी चीज कहाँ डील होती है वो हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स भी आप इसको बोल सकते हैं, किसके? माइक्रो इकोनॉमिक्स के और मैक्रो इकोनॉमिक्स के। कंपोनेंट्स भी कई लोग कहते हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला इकोनॉमिक वेरिएबल क्या है, इकोनॉमिक कंपोनेंट क्या है? वो है थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड का मतलब जो एक इंडिविजुअल मार्केट में एक पेन को खरीदने गया और स्टेशनरी वाले भैया के पास जाकर वो पेन की डिमांड कर रहा है, तो वो जो पेन की डिमांड वो कर रहा है, दैट इज द डिमांड ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन कि मुझे एक पेन परचेज करना है, और उस रिस्पेक्ट में वो स्टेशनरी शॉप
जो सेलर है, जो सप्लायर है, वो उसको पेन सेल करेगा और वो उसकी डिमांड कर कर उसको परचेज करेगा, और जो वो परचेज कर रहा है उस पेन को, दैट इज उसका कंज्यूमर बिहेवियर कहलाएगा वो। क्योंकि डिमांड करने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला डिज़ायर कि मैं इस पेन को खरीदना चाहता हूँ। दूसरा, अगर ये पेन 25 रुपीज़ का है तो इसको परचेज करने की पावर होना बहुत ज़रूरी है, परचेजिंग पावर होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात, मैं उस परचेजिंग पावर से मतलब ये है कि जो मनी मेरे पास होगा उसको मैं खर्चना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता, मतलब स्पेंड करना चाहता हूँ कि नहीं करना। तो तीनों चीज़ें जहाँ पर इकट्ठी होंगी उसको हम क्या कहेंगे, डिमांड। तो डिमांड क्या है, कंज्यूमर का बिहेवियर शो कर रही है। दूसरा पॉइंट आता है थ्योरी ऑफ सप्लाई। अभी आपने एग्जाम्पल में देखा कि जो पेन परचेज करने गया, मान लो मैं पेन परचेज करने गया, तो मैं कौन हुआ, डिमांड साइड, मतलब कंज्यूमर। पर जब सप्लायर उसको सप्लाई कर रहा है, मतलब वो स्टेशनरी शॉप वाले भैया जो है, वो सप्लायर जो है वो प्रोड्यूसर्स बिहेवियर की बात कर रहे हैं। मतलब वो अपने प्रोड्यूसर मतलब सप्लायर का बिहेवियर दिखा रहे हैं कि उनके पास सप्लाई करने के लिए जो पेन अवेलेबल है वो कितने में उसको सेल करने के लिए रेडी टू सेल है। मतलब ये पेन कितने में वो बेचना चाहते हैं, और जब तक वो पेन को बेचना नहीं चाहेंगे तब तक वो सप्लाई नहीं कहलाएगी। तब तक उनके पास वो स्टॉक तो पड़ा है, पर सप्लाई तभी कहलाएगी पहली बात जब वो बेचना चाहते हैं, दूसरा वो कितने प्राइस में बेचना चाहते हैं, ठीक है जी, और टाइम टू टाइम प्राइस क्या करते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ डिमांड भी एक पर्सन कर रहा है और सप्लाई भी एक पर्सन के लेवल पर देखी जा रही है। पर जब हम इन्हीं चीज़ों को बड़े लेवल पर देखते हैं, जो मैंने आपको मीनिंग में बताया मैक्रो इकोनॉमिक्स की, कि कंट्री लेवल पर देखते हैं, तो वहाँ पर हमारी डिमांड, जो यहाँ पर वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं, मैंने ये एस लगाया है ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में जो एस है ये बड़े सारे वेरिएबल्स की बात को शो करता है। अगर मैं किसी एक वेरिएबल की बात करूं तो ठीक है, पर जब मैंने 2 वेरिएबल की बात करी तो ये एस क्या डिनोट कर रहा है कि मैं बड़े सारे वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं। अब मैं यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स की अगर बात करूं तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से उसको थोड़ा रिलेट करना चाहूंगा। यहां पर मैंने बात करी कंज्यूमर्स, मतलब यहां अपोस्ट्रोफी एस मैंने लगाया, मतलब एक कंज्यूमर को डिनोट करके बता रहा हूं मैं। प्रोड्यूसर्स, मतलब यहां अपोस्ट्रोफी एस लगाया, एक प्रोड्यूसर की बात मैं यहां कर रहा हूं। पर जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ूंगा तो वहां मैं डिमांड किसी एक कंज्यूमर की नहीं पढ़ूंगा, वहां पर मैं डिमांड पढ़ूंगा एग्रीगेट लेवल पर। कौन से लेवल पर, एग्रीगेट लेवल पर। यहां पर मैं किस लेवल पर पढ़ रहा था, एक कंज्यूमर के लेवल पर पढ़ रहा था। यहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसको रेड से, ये डिफरेंस को डिनोट कर रहा है। रेड अंडरलाइन जो भी है डिफरेंस बताएगा। और एग्रीगेट, ये भी डिफरेंस है ना, क्यों, क्योंकि यहां एक कंज्यूमर की बात हो रही है, इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात, राइट। और यहां पर किसका, इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर दिखा रहे हो, और यहां पर किसका दिखा रहे हो, एग्रीगेट लेवल पर, मतलब जितने भी कंज्यूमर, ऑल कंज्यूमर्स। यहां किन की बात कर रहा हूं मैं, ऑल कंज्यूमर्स की बात कर रहा हूं, जितने भी कंज्यूमर्स हैं। तो यहां पर बात करी इंडिविजुअल कंज्यूमर की, यहां एग्रीगेट डिमांड, मतलब पूरी कंट्री में कितनी डिमांड है, दैट इज ऑल कंज्यूमर को मैं कवर करना चाह रहा हूं। यहां पर मैंने सप्लाई, कौन सप्लाई कर रहा है, इंडिविजुअल सप्लायर या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। पर यहां पर कौन कर रहा है सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई, मतलब यहां मैं ऑल सप्लायर्स और ऑल प्रोड्यूसर्स की बात कर रहा हूं। यहां मैं ऑल सप्लायर्स और ऑल प्रोड्यूसर्स की बात कर रहा हूं। तो कंक्लूड करने में, इस पॉइंट को कंक्लूड करने में मुझे एक बात को देखना है कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स को इकोनॉमिक एग्जाम्पल्स भी हैं, किसके, माइक्रो इकोनॉमिक्स के और मैक्रो इकोनॉमिक्स के, कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। और आप ये ना सोचना कि सिर्फ 2 ही चीज़ें कवर होती हैं, ये तो 2 कंपोनेंट्स मैंने बताए हैं, वेरियस कंपोनेंट्स इसके अंदर आते हैं। जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको कंपोनेंट्स पढ़ने को मिलेंगे, और जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल में कंपोनेंट्स पढ़ने को मिलेंगे। तो कंक्लूड करने में यह है कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो हैं वो थ्योरी ऑफ डिमांड इंडिविजुअल कंज्यूमर को कहाँ पर पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, पर इसी डिमांड को एग्रीगेट लेवल पर कहाँ पढ़ा जाता है, मैक्रो लेवल पे।
वैसे ही एक सप्लायर, एक प्रोड्यूसर की सप्लाई का पॉइंट ऑफ व्यू माइक्रो लेवल पर पढ़ा जाता है, और वैसे ही ऑल प्रोड्यूसर्स, ऑल सप्लायर्स की सप्लाई को एग्रीगेट लेवल पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। और अब हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट में हम कवर करेंगे इकोनॉमिक एजेंट्स। सबसे पहले हम इकोनॉमिक एजेंट्स का मीनिंग समझेंगे। इकोनॉमिक एजेंट्स आर द इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स। मतलब इकोनॉमिक का मतलब है मनी रिलेटेड फैक्टर्स को लेकर चलना। तो मनी रिलेटेड फैक्टर्स से रिलेटेड डिसीजन कौन कहां पर किस तरीके से लेता है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये डिसीजन कौन लेता है, इंडिविजुअल। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये डिसीजन कौन लेता है, इंस्टीट्यूशनल डिसीजन मेकिंग होती है। इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, मतलब यहां पर कोई इंस्टीट्यूशन डिसीजन लेगा। वो इंस्टीट्यूशन कौन होंगे, आरबीआई या सेबी। और इंडिविजुअल तो आप समझ गए होंगे कौन, कंज्यूमर प्रोड्यूसर। एस नहीं लगाया मैंने, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। और यहां पर इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, मतलब इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट के अंदर इंस्टीट्यूशन आए। कौन सा इंस्टीट्यूशन, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसमें डिसीजन मेकिंग कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग करता है। कौन करते हैं, गवर्नर। आरबीआई को गवर्न करने के लिए कौन है, गवर्नर है, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो आपको डिसीजन लेकर यह बताते हैं कि मार्केट में मनी रिलेटेड फैक्टर्स के क्या डिसीजन किस हिसाब से गवर्नमेंट ने लिए। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई मनी रिलेटेड फैक्टर्स को मैनेज करता है, और वो आरबीआई को मैनेज करने के लिए वहां पर अपॉइंट कौन करे जाते हैं, गवर्नर। तो गवर्नर्स यहां पर इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग करते हैं। और हमारा हेड इंस्टीट्यूशन कौन है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर कौन आ गया, मनी रिलेटेड फैक्टर्स को कवर करने के लिए आरबीआई। ऐसे ही जब भी कंपनीज के ऊपर मनी इन्वेस्ट करने की बात आती है तो हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। किसकी बात करते हैं, मैं ब्रैकेट में लिखूंगा यहां, किसकी बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट का मतलब जहां पर हम जाकर मनी इन्वेस्ट करते हैं। किसके ऊपर, कंपनीज के ऊपर मनी इन्वेस्ट करते हैं। तो कंपनीज के ऊपर मनी इन्वेस्ट करते हैं, उसको सब चीजों को, वो मनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो पैसा हमारा सेफ रहे, सिक्योर रहे। मान लो मैंने एक कंपनी पे पैसा लगाया, वो पैसा सेफ और सिक्योर रहे, तो वो मनी को मैनेज करना, उससे रिलेटेड डिसीजन लेने वो कौन लेता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1992 में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया प्ले में आया था, मतलब वर्किंग करना शुरू किया था। और आरबीआई तो 1949 में नेशनलाइज्ड हुआ था, और तभी से हमारे देश में आजादी के बाद आरबीआई हमारा नेशनलाइज्ड कौन सा बैंक है, सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक मतलब जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर है, फेडरल बैंक यूएस के अंदर है, वैसे हमारे देश के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है, जो सारे कमर्शियल बैंक्स को मैनेज करता है। कमर्शियल बैंक एसबीआई, ये सारे के सारे मैनेज कौन करता है, आरबीआई। तो इकोनॉमिक डिसीजन यहां पर कौन ले रहा है, इंस्टीट्यूशन ले रहा है, और यहां पर कौन ले रहा है, एक इंडिविजुअल। तो ये हमारा कवर हुआ इकोनॉमिक एजेंट। तो इकोनॉमिक एजेंट के अंदर हमने कंक्लूड करते हैं इसको, इंडिविजुअल इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स है यहां पर, और यहां पर इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक डिसीजन। यहां कंट्री एज अ होल के लिए डिसीजन लिया जा रहा है, और यहां इंडिविजुअल अपने लिए डिसीजन मेकिंग कर रहा है। अब हम आएंगे फोर्थ पॉइंट पे, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब यहां पर अब आप बोलोगे कि एग्रीगेट तो सिर्फ मैक्रो लेवल पे डील होता है, बिल्कुल सही है आपकी बात, पर यहां पर एग्रीगेशन से क्या मतलब है, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। एग्रीगेशन से मतलब है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मैक्सिमम लिमिट क्या है,
एक इंडस्ट्री को कवर कर कर चलना किसकी लिमिट है? माइक्रो इकोनॉमिक्स की। इसके अंदर ऑल फर्म्स कवर होंगी, मतलब फर्म्स का मतलब अलग अलग जो सेलर है वो सारे कवर हो जाएंगे इसके अंदर, और क्या बन जाएंगे? सम ऑफ ऑल दी फर्म, सम ऑफ ऑल दी फर्म्स क्या बन जाएगा? इंडस्ट्री। क्या बन जाएगा? इंडस्ट्री। तो ये इक्वल टू इंडस्ट्री होगी। कौन? ऑल दी फर्म्स इक्वल टू इंडस्ट्री। तो यहां पर क्या लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है। लिमिटेड मतलब क्योंकि एक इंडिविजुअल एरिया की बात करनी है। जैसे मान लो मैंने बात करी मार्केट की, ठीक है, एक इंडिविजुअल मार्केट की बात करी, तो एक मार्केट एक इंडस्ट्री के अंदर कवर हो गई, मतलब सारी फर्म एक मार्केट के अंदर आ गई और वो एक इंडस्ट्री के अंदर कवर हो गई। क्या एक ही इंडस्ट्री है पूरे के पूरे कंट्री के अंदर? नहीं, कंट्री के अंदर बड़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं। ऑल इंडस्ट्रीज कहां कवर होंगी? ऑल इंडस्ट्रीज कहां कवर होंगी? पूरी इकोनॉमी के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर। मतलब यहां पर मैंने बात करी कि फर्म्स एक मिलकर एक इंडस्ट्री बनाएंगी, पर यहां पर हमें पूरी इकोनॉमी की बात करनी है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो यहां पर हम एक इंडस्ट्री को ले रहे थे, पर यहां पर हम ऑल इंडस्ट्रीज को लेंगे। यहां पर हम बात कर रहे थे एक इंडस्ट्री की, यहां पर हम ऑल इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। पूरी इकोनॉमी के अंदर बड़ी सारी इंडस्ट्रीज आती हैं, तो यहां पर हम बड़ी सारी इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। तो अब हम डिग्री ऑफ एग्रीगेशन को एक बार कंक्लूड करते हैं। डिग्री मतलब कितना उसका लिमिट है, मतलब उस कितनी हद तक वो डिसीजन क्राइटेरिया कवर होगा, मतलब हद क्या है उसकी। हद मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स की हद क्या है? इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, राइट है। और यहां पर लिमिट क्या है? इंडिविजुअल इंडस्ट्री। और यहां पर लिमिट क्या है? पूरी एक इकोनॉमी जिसके अंदर बड़ी सारी इंडस्ट्रीज कवर होंगी। यहां पर हम एक इंडस्ट्री को कवर कर रहे थे और यहां पर हम होल इकोनॉमी की सारी इंडस्ट्रीज को कवर कर रहे हैं। तो अब आप समझ गए डिग्री का लेवल। अब हम आएंगे फिफ्थ पॉइंट पे कि यह सेंट्रल इशू क्या है। फर्स्ट डिफरेंस के अंदर इशू को क्या बोला था आपने? प्रॉब्लम भी कहा था। तो यहां पर क्या प्रॉब्लम मेनली फेस होती है माइक्रो लेवल पर? माइक्रो लेवल पर प्रॉब्लम फेस होती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन से मेरा मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप बोलोगे कैसे? मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेज क्या है? स्केयर है। रिसोर्सेज क्या है? स्केयर है। तो हमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन किसकी हेल्प से होगा? चॉइस की हेल्प से। किसकी हेल्प से होगा? चॉइस की हेल्प से। क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने। क्योंकि मैंने क्या बोला था? 1 रुपया हमारे पास, 1 रुपी है। मेरे पास 5 वेराइटीज ऑफ टॉफीज हैं, तो मैं कितनी परचेस कर सकता हूं? क्योंकि हर 5 टॉफी 1-1 रुपए की है, तो होने तो मेरे पास 5 रुपए चाहिए, पर 5 रुपीज होने चाहिए, पर मेरे पास कितना? 1 रुपी। तो मैं इन्वेस्ट कितना कर सकता हूं? 1 रुपी। तो टॉफीज में से किसी एक टॉफी को चूज कर अपनी इनकम को वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो चॉइस क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि चॉइस इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? स्केयर है। स्कार्स रिसोर्सेज आर देयर। तो यहां पर रिसोर्सेज क्या है? स्केयर है। क्लियर? तो यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है कि मैं अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूं। एक इंडिविजुअल ये सोचता है, पर जब हम कंट्री एज अ होल की बात करते हैं और वहां पर सेंटर का मतलब क्या है? सेंट्रल का मतलब है मेन। तो मेन प्रॉब्लम यहां क्या थी? एक इंडिविजुअल ये डिसाइड करे कि मेरे पास पैसों की कमी है, मैं किस तरीके से उस मनी को बांटूंगा। जैसे आपके फादर जो भी इनकम अर्न करके लाते हैं, तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, कि इतने का राशन आ गया, जो घर में आप खाना पीना खाते हो वो सारी चीज़ें इतने की आ गई, ठीक है, एक अमाउंट ऑफ इनकम वहाँ खर्च हो गई। इतने का पेट्रोल लग जाता है गाड़ी में, इतने की फीस चली जाती है आपकी स्कूल की, कोचिंग की, राइट। तो वो क्या कर रहे हैं? अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास मनी क्या है? लिमिटेड है, पर उनके पास खर्चे क्या है? ज्यादा है। तो उनको क्या करनी पड़ेगी? उनको क्या करनी पड़ेगी? चॉइस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? चॉइस करनी पड़ेगी, राइट।
पर यहां पर सेंट्रल इशू क्या आ जाता है बेटा, यहां पर सेंट्रल इशू आ जाता है कि डिसाइड करना, यहां डिसीजन मेकिंग लेना। क्या करना? डिसाइड करना। डिसाइड करना क्या कि ओवरऑल लेवल पर, ओवरऑल लेवल का मतलब बता देता हूं, इकोनॉमी लेवल पर और कंट्री, इकोनॉमी या कंट्री एज अ होल लेवल पर। होल लेवल का मतलब पूरी की पूरी कंट्री के लेवल पर। ओवरऑल लेवल का मतलब ही यही है कि पूरी पूरी कंट्री में कितने आउटपुट, आउटपुट का मतलब बता देते हैं आप। आउटपुट का मतलब है हमारे देश में कितनी जीडीपी आई है। जीडीपी का मतलब हमारे देश के अंदर एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज बनकर रेडी हुए हैं। मतलब जीडीपी को समझने के लिए हम समझेंगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को। तो मैं यहां कहना चाहूंगा कि जीडीपी और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब यह है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जितने बने हैं, विद इन दी डोमेस्टिक बाउंड्री, मतलब हमारे देश का जो आपने मैप देखा होगा उसमें बाउंड्री जो बनी है, उस बाउंड्री के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में प्रोड्यूस हुए हैं विद इन अ ईयर। इन अ ईयर एक साल के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं वो आपकी जीडीपी को शो करता है। तो सरकार को ये डिसीजन लेना होता है कि कितना फिनिश गुड बना है। अब आप बोलोगे क्यों देखना होता है? इसलिए देखना होता है कि लोग अगर फिनिश गुड बनेगा तो ही तो कंज्यूम कर पाएंगे। अगर फार्मर वीट का प्रोडक्शन करेगा तभी तो मैं वीट को फ्लोर में कन्वर्ट कर कर, आटे में कन्वर्ट कर कर और उसको कंज्यूम कर पाएगा कंज्यूमर। और आप इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखो। एक तो आपने कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया कि क्यों सरकार डिटरमाइन करना चाह रही है जीडीपी को, क्यों जीडीपी का मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को क्यों सरकार डिटरमाइन करना चाह रही है। इसलिए डिटरमाइन करना चाह रही है कि एक साल के अंदर हमारी बाउंड्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं उसकी बात इसलिए कर रही है क्योंकि कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू आपने देखा कि वीट को फ्लोर में कन्वर्ट करा, कंज्यूम करा। अब दूसरा पॉइंट भी तो आप देखिए कि जो वीट प्रोड्यूस कर रहा है उसको बिजनेस भी तो मिल रहा है, उसको इंप्लॉयमेंट भी तो मिल रही है, और जो उसको फ्लोर में कन्वर्ट कर कर, आटे में कन्वर्ट कर कर दे रहा है उसको भी तो इंप्लॉयमेंट मिल रही है। तो एक साइड तो कंज्यूमर को कंजम्पशन करने के लिए गुड्स मिल रहे हैं और दूसरी साइड प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करने पे इंप्लॉयमेंट मिल रही है। तो जब वो कमाएगा तभी तो वो खर्च कर अपनी वांट्स को क्या करेगा, एज अ कंज्यूमर फुलफिल करेगा। तो किसी भी पर्सन का एक पॉइंट क्या होता है कंज्यूमर और दूसरा पॉइंट क्या होता है प्रोड्यूसर। तो सरकार को दोनों के लिए सोचना पड़ता है कि सरकार ये कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंप्लॉयड होकर प्रोडक्शन करें कि कंज्यूमर कंज्यूम भी कर पाए और प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन कर कर मनी अर्न करने के लिए एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराई जा सके। तो ये किसी एक के लिए नहीं सोच सकते नहीं सरकार पूरी की पूरी कंट्री में जितने भी लोग हैं वो किसी भी कंट्री के अंदर हो तो ये सोचेगी कि एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिले और कंजम्पशन करने के लिए आउटपुट भी मिले। तो उन चीजों का डिसीजन मेकिंग, उन चीजों को डिसाइड करना, डिटरमाइन करना मतलब डिसीजन मेकिंग करना कि किस हिसाब से वो जीडीपी को बढ़ा सकते हैं और किस हिसाब से वो देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो कंक्लूड करते हैं हम फिफ्थ पॉइंट को कि इसका मेन इशू क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन करना, किसका, रिसोर्सेज का। पॉइंट के अंदर क्या आया था कि यहां पर डिटरमाइन कर रही है सरकार, क्या डिटरमाइन कर रही है, कंट्री लेवल पर डिटरमाइन कर रही है कि कितना जीडीपी होगा, कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पूरे देश में जितने भी लोग हैं उनके लिए अवेलेबल कर पाएंगे। सरकार ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देगी तभी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा और तभी ज्यादा से ज्यादा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज रेडी होंगे, जिससे कंजम्पशन के लिए कभी भी गुड्स एंड सर्विसेज की कमी नहीं होगी और ज्यादा से ज्यादा लोग अर्न कर कर अपनी वांट्स को फुलफिल कर पाएंगे। अब हम पढ़ेंगे सिक्स्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब हम बात करेंगे सिक्स्थ पॉइंट पे। सिक्स्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट आपकी सीबीएसई एग्जामिनेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इन पॉइंट्स के ऊपर जरूर ध्यान देना। और ये वाला पॉइंट तो 1 to 3 मार्क्स में आएगा और ये वाला पॉइंट भी 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप लिख कर चलना, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बातें सारी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वही चीज़ें रिपीट होंगी।
मेथड ऑफ स्टडी, मेथड ऑफ स्टडी का मतलब यहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम स्टडी करते हैं। यहां पर हम वन मार्केट की स्टडी करते हैं, एक मार्केट की डिमांड, एक मार्केट की सप्लाई देखकर चलेंगे और कोशिश क्या रहेगी कि जितनी हम डिमांड कर रहे हैं मार्केट में वो सारा सामान अवेलेबल हो, मतलब सप्लायर के पास वो सारा का सारा सामान क्या हो, अवेलेबल हो, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पार्शियल इक्विलिब्रियम देखकर चल रहे हैं। पार्शियल मतलब वन मार्केट, पार्शियल का मतलब एक मार्केट का इक्विलिब्रियम। कितनी मार्केट का इक्विलिब्रियम, एक मार्केट का। तो यहां पर वर्ड पार्शियल डिफरेंस है, तो मैंने बताया था आपको, अंडरलाइन करा मैंने। और जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब यहां हम ऑल मार्केट्स को लेकर चलेंगे, यहां हम ऑल मार्केट्स को लेकर चलेंगे, मतलब पूरे देश की एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, मतलब पूरे देश में जितने भी लोग हैं उन लोगों की डिमांड और जितने भी लोग हैं उन लोगों की सप्लाई को लेकर चलेंगे। मतलब जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का फोकस ऑल मार्केट्स पे रहेगा, जितनी भी मार्केट्स इकोनॉमी के अंदर है, और इसका फोकस वन मार्केट पे रहेगा। इसलिए यहां क्या बोला, पार्शियल। पार्शियल का मतलब एक मार्केट का एक हिस्सा, और जर्नल का मतलब पूरी की पूरी मार्केट। जर्नल का मतलब पूरी की पूरी मार्केट, और पार्शियल का मतलब ओनली अ पार्ट, ओनली अ पार्ट। समझ गए। अब हम बात करते हैं इसको कंक्लूड करने में कि मेथड ऑफ स्टडी का फोकस क्या है, पार्शियल स्टडी, वन मार्केट, एक मार्केट की डिमांड और सप्लाई। मान लो 10 यूनिट में डिमांड कर रहा हूं तो 10 यूनिट ही क्या होने चाहिए, सप्लाई। पर एग्रीगेट में अगर पूरी इकोनॉमी के अंदर 1 करोड़ यूनिट, 1 CR मतलब 1 करोड़ यूनिट डिमांड हो रहे हैं, तो हमें 1 करोड़ यूनिट की ही सप्लाई पूरी करनी पड़ेगी। यहां पूरी मार्केट को देखकर, ऑल मार्केट्स इन दी इकोनॉमी को देखकर चला जाएगा। अब हम बात करेंगे 7th पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या है, पैराडॉक्स का मतलब है कि जो भी चीज लॉजिकल है, जो भी चीज लॉजिकल है, कहां पर, माइक्रो लेवल पर। कहां पर, माइक्रो लेवल पर। वो मे नॉट बी लॉजिकल, मे नॉट बी लॉजिकल, कहां पर, मैक्रो लेवल पर। जैसे यहां पर सेविंग्स ना बड़ी लॉजिकल चीज है, मतलब एक इंडिविजुअल हो आप, तो आप सेव करते हो ना, तो उससे क्या होता है, आपका फ्यूचर की प्रोस्पेरिटी बढ़ जाती है, मतलब आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। आपको सोचना नहीं पड़ता फ्यूचर के लिए फिर, क्योंकि आपने आज जो बचा लिया वो आपके फ्यूचर के लिए सेव हो गया, और जो सेव हो गया वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि आज का जोड़ा हुआ पैसा आपके बुढ़ापे में काम आएगा, ओल्ड एज में काम आएगा। पर अगर आप मोर सेविंग्स करते हो, अगर आप मोर सेविंग्स करते हो तो क्या होगा, वो कहता है जो चीज लॉजिकल मैक्रो लेवल पे है वो माइक्रो लेवल पे ना भी हो, मतलब यहां का बिल्कुल अपोजिट, यहां का बिल्कुल अपोजिट। जो भी चीज लॉजिकल मैक्रो लेवल पे है वो हो सकता है कि माइक्रो लेवल पे लॉजिकल ना हो। मतलब यहां पर सेविंग लॉजिकल थी पर यहां पर सेविंग लॉजिकल नहीं है, इसलिए यहां पर सेविंग्स को क्या बोला गया, यहां पर सेविंग्स को बोला गया वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब प्लस पॉइंट, पॉजिटिव सेंस में लेना किसी चीज को। जैसे सेविंग को पॉजिटिव सेंस में लिया गया, किसी भी चीज को किस में लेना, पॉजिटिव सेंस में। अगर सेविंग को पॉजिटिव सेंस में लिया जा रहा है तो वो क्या होगा, वर्च्यू कहलाएगा। मतलब सेविंग एक बेनिफिशियल चीज है, पर वाइज का मतलब जब हम नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं, मतलब जब हम किसी भी चीज को नेगेटिवली पॉइंट आउट करना चाहते हैं, मतलब यहां सेविंग जो है वो नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर कंट्री लेवल पर सेव करेंगे तो पैसा जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो क्या नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि पैसा जोड़ लिया। आप अब पैसे को आगे बिजनेस पे लगा नहीं रहे हो, प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और देश की जीडीपी क्या हो जाएगी बेटा, फॉल होने लगेगी। देश की जीडीपी क्या होने लगेगी, फॉल। तो यहां पर इकोनॉमी पुश कहां हो जाएगी, क्या इंक्रीज हो जाएगी, पॉवर्टी की ओर पुश हो जाएगी, और पॉवर्टी देश में बढ़ जाएगी। पॉवर्टी का मतलब गरीबी देश में बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग ना कमाएंगे ना इन्वेस्ट करेंगे। जैसा आजकल लॉकडाउन हो रखा है, तो अब तो कोरोना आ गया, प्रॉब्लम्स आ गई हैं, पर जो प्रोडक्शन प्रोसेस था वो रुक गया, तो अब जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा। पर आज तो प्रोडक्शन चल नहीं रही है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। पर नॉर्मल केस में भी अगर लेकर चले, अगर हम पैसे को जोड़ लेंगे और मार्केट पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा, रुक जाएगा।
जिससे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे थे वो प्रोड्यूस होने कम हो जाएंगे, मतलब जीडीपी का आपको बता दिया ऑलरेडी मैंने, और जिससे पॉवर्टी की ओर इकोनॉमी पुश हो जाएगी, लिखा है बिकॉज इट पुश द इकोनॉमी टूवर्ड्स पॉवर्टी। तो यहां वाइज का मतलब क्या है, किसी भी चीज को जब आप नेगेटिवली शो करते हो तो आप कहते हो वाइज, मतलब सेविंग्स आपके लिए वहां पर नेगेटिव चीज है, और यहां पर वर्च्यू का मतलब ये क्या है, पॉजिटिव। मैंने बहुत आसान तरीके से वर्च्यू और वाइज को समझाने की कोशिश करी है, इसके और भी अलग अलग सिनोनिम्स हैं, पर मेरी कोशिश ये है कि वर्च्यू का मतलब आसान से समझाओ कि पॉजिटिव, मतलब यहां सेविंग्स अच्छी चीज है, आपके फ्यूचर को क्या कर रही है, सिक्योर कर रही है, क्योंकि आज पैसा जोड़ोगे फ्यूचर में काम आएगा। पर ये कंक्लूड कर रहा हूं मैं कि आज पैसा जोड़ोगे फ्यूचर में काम आएगा, पर वाइज जो है वो नेगेटिविटी, क्यों, सेविंग्स कंट्री लेवल पर अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट सब रुक जाएगा, जीडीपी कम हो जाएगी, और देश के अंदर जब प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट की भी क्या हो जाएगी, कमी। जब बेटा किसी के पास काम ही नहीं होगा, पैसा कमा पाएगा, नहीं कमा पाएगा ना, और जब पैसा नहीं कमा पाएंगे तो पॉवर्टी, हमेशा गरीबी रेखा के ऊपर वाले लोग कम हो जाएंगे और गरीबी बिलो पॉवर्टी लाइन लोग चले जाएंगे। तो ये था बेटा माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब जो चीज माइक्रो लेवल पर लॉजिकल है वो हो सकता है मैक्रो लेवल पर लॉजिकल ना हो। मैक्रो लेवल पर लॉजिकल यह है कि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, जीडीपी ज्यादा से ज्यादा बढ़े, पर उसका किसी इंडिविजुअल से कोई लेन देन नहीं है। पर इंडिविजुअल से लेन देन ये है कि अगर वो ज्यादा सेव करने लगेगा तो वहां पर सेविंग अच्छी नहीं है मैक्रो लेवल पर। माइक्रो लेवल पर सेविंग एक इंडिविजुअल के लिए तो अच्छी है, पर कंट्री एज अ होल के लिए अच्छी नहीं है। तो यहां पर ये हमारा डिफरेंस खत्म हुआ, और इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स भी यहीं पर खत्म हुआ, राइट। तो यहां पर हमारा डिफरेंस खत्म होता है। और अगर किसी भी बच्चे को ये नोट्स चाहिए हो तो वो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर वहां पर हमारे चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर ये नोट्स अवेलेबल हैं।